हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है 11 कॉन्सेप्ट उसे हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फाइन। अब उसके बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन है टीएस ग्रेवाल की बुक में। फाइन। टीएस ग्रेवाल की बुक में एक इलस्ट्रेशन है 3rd चैप्टर में, और वही इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट ऑल सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हमें वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन मेक श्योर ट्राई टू सॉल्व ऑल द इलस्ट्रेशंस गिवन इन द बुक। जरूर सॉल्व करना चाहिए इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या है इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम? ये भी हाफ क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एज अ चीफ अकाउंटेंट। ठीक, आप किसी कंपनी में चीफ अकाउंटेंट का काम करते हैं। While preparing accounts, you face few problems. कुछ problems face कर रहे हो आप जब आप accounts बना रहे हो। ठीक है, आपको बताना है you have to tell which accounting concept you will follow in dealing these problems. ये जो problems आ रही हैं इनको डील करने में आप कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। जो भी अभी आपने 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कुछ assumptions पढ़े हैं, तो उनमें से आप क्या चीज फॉलो करोगे। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर वन क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड टू मेंशन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन अकाउंट्स। जो प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का, उसे मन कर रहा है या उसे ऐसा लग रहा है कि उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन बड़े अच्छे हैं लोगों से। ठीक है, उसने बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हुए हैं और उस रिलेशन का फायदा भी मिलता है बिजनेस को। उसके जो अच्छे रिलेशंस हैं उसका फायदा भी मिलता है बिजनेस को। तो वो ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ही वांट्स कि ये जो मुझे बेनिफिट मिलता है, इतने अच्छे मैंने रिलेशंस मेंटेन करे हुए लोगों से, इसे मैं अकाउंट्स की बुक में दिखाऊं, मैं फाइनल अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में दिखाऊं, क्योंकि काफी बिजनेस मेरे अच्छे रिलेशन की वजह से भी आता है। ठीक है, अब ये कौन चाहता है? प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है। अब इसको आप कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से डील करोगे? क्या है? बहुत सिंपल है, हमें हमेशा से याद है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट। भाई ये गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन से जितना भी बिजनेस आ रहा है, क्या हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि कौन जो है आपके अच्छे रिलेशन की वजह से आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके अच्छे प्रोडक्ट की वजह से आया हो। तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपने या कंपनी ने एक साल में कितना बिजनेस, अच्छे रिलेशन की वजह से कितने रुपए का बिजनेस किया है। यानी हम इस चीज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। भले प्रोडक्शन मैनेजर इंटरेस्टेड हो, बट इसमें आप क्या लिखोगे? वी विल नॉट शो दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट। फाइन, क्लियर है? तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया भाई उनका, कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप मनी में नहीं मेजर कर सकते अपने अच्छे रिलेशन को, इसलिए हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। तो जो प्रॉब्लम क्लियर हो गया उसे हम हटा देते हैं। फाइन, अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है उनकी? सेकेंड प्रॉब्लम है द लॉन्ग टर्म फ्यूचर सक्सेस ऑफ कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू कंपटीशन। द लॉन्ग टर्म फ्यूचर सक्सेस, ठीक है, वो क्योंकि मार्केट में क्या है, बहुत सारा कंपटीशन दिख रहा है, तो मार्केट में बहुत लंबा कंपटीशन दिख रहा है, इसलिए ये डाउट हो रहा है कि भाई कंपनी जो है लंबे समय तक सक्सेसफुल रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या बंद हो जाएगी। इस बात पे डाउट आ रहा है। भाई कोई बिजनेस खुला, कोई अच्छी कंपनी खुली, ठीक, FMCG प्रोडक्ट्स की कंपनी खुल गई और वो चली, ठीक चल रही है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? अब जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं उन्हें ये डाउट हो रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या उन्हें बीच में ही बंद करना पड़ जाएगा।
क्या ऐसा तो नहीं हमें 2 साल बाद कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। अब इसको आप कैसे डील करोगे? इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? कोई भी कंपनी को बंद करने के लिए नहीं खोलता है, कंपनी चलने का नाम है और चलता ही जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, चलता ही जाएगा। कंपनी चलने का नाम है, कोई भी कंपनी को इसलिए नहीं खोलता है कि वो 2 साल में बंद हो जाए। तो हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे हम इस कंसेप्ट के हिसाब से बनाएंगे। हमें कोई भी डाउट हो कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उस डाउट को हम अपने मन में ही रखेंगे, अकाउंट्स में नहीं आने देंगे। अकाउंट्स में वो डाउट नहीं आएगा और हम पूरी कोशिश करते जाएंगे कि वो कंपनी चले और हम कंपटीशन से फाइट करें और सरवाइव करें, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट के अंदर आता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा कि डाउटफुल दिमाग में रखना है, अकाउंट्स में नहीं। तो हम इसके कंपनी के अकाउंट्स को कंटिन्यू हर साल बनाते रहेंगे। ऐसा कोई हम उसमें प्रोविजन नहीं देंगे कि 2 साल में बंद हो रही है कंपनी तो हम ये बेच रहे हैं, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी चलती रहेगी। तो सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व, हो गई सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम है reliable customers have placed orders from which large profit is expected. Reliable customers have placed orders. कुछ भी बड़े भरोसेमंद लॉयल कस्टमर्स हैं, मतलब जो जिनका पक्का है कि उन्होंने अगर ऑर्डर दे दिया है तो वो सामान लेंगे ही लेंगे। ऐसा कोई धोखा नहीं होने वाला है कि उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन वो सामान नहीं लेंगे। तो वो कुछ रिलायबल कस्टमर्स हैं, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है जिससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना है। बहुत लार्ज अमाउंट का ऑर्डर है और इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना है, लेकिन सेल्स अभी हुआ नहीं है। सेल्स अभी हुआ नहीं है। अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है, अभी सिर्फ ऑर्डर आया है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्डर आया है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे? क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? डोंट एंटिसिपेट फॉर एनी प्रॉफिट बट मेक प्रोविजन फॉर ऑल द लॉसेस। ठीक है, कोई भी फ्यूचर में होने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम पहले से नहीं मानेंगे जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं हुआ है। जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं हुआ है तब तक हम उस प्रॉफिट को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है तो हम उसे मान के रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट हम अभी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जब तक एक्चुअल में सेल्स नहीं हो जाता है तब तक हम वो प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। ये किस कॉन्सेप्ट के अंडर में आता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर में। तो थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया भाई, हो गया। इट्स वेरी इजी ना। सो नाउ कमिंग टू फोर्थ प्रॉब्लम। One of the shareholder is invested his saving in other company. एक शेयर होल्डर है, उसने अपना शेयर जो अपना इन्वेस्टमेंट था, सेविंग था, कुछ थोड़ा बहुत सेविंग जो भी था, उन्होंने क्या किया? दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। उनके पास कुछ पैसे थे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी थे, उन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इसको हम अब कैसे ट्रीट करेंगे? ये क्या कहता है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब भाई ये शेयर होल्डर है, ठीक है, तो ये पैसा जो था ये सेविंग थी, किसकी थी? शेयर होल्डर की थी। इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कहीं और, इसने कंपनी का पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, इसने अपनी सेविंग इन्वेस्ट की है। और कंपनी और शेयर होल्डर दो अलग अलग एंटिटी है। कंपनी और शेयर होल्डर दो डिफरेंट एंटिटीज हैं।
तो इनको इनके पैसे से लेना देना नहीं है और इनको इनके पैसे से, ठीक है। ये इनका पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते लेकिन अपना तो कर सकते हैं, तो इसमें शेयर होल्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, नो प्रॉब्लम। हमें इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग एंटिटी हैं। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो कंपनी का बनाते हैं, ना कि शेयर होल्डर का। तो कंपनी के अकाउंट्स में इनकी सेविंग से क्या मतलब है, इनकी अपनी सेविंग है, जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करें, ठीक। तो ये चौथी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अगली प्रॉब्लम पे, ठीक। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? एट द एंड ऑफ accounting period, at the end of accounting period, rent 5,000 is outstanding. At the end of accounting period, rent 5,000 is आउटस्टैंडिंग। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, 5,000 रुपए का रेंट अभी देना बाकी है, अभी देना बाकी है। तो 5,000 रुपए का रेंट क्या हो गया, लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? लायबिलिटी हो गया क्योंकि ये तो अभी देना बाकी है, हमें देना है, ठीक। और इस टाइम का देना, ऐसा तो नहीं कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया तो रेंट भी खत्म हो गया, नहीं, रेंट अभी एग्जिस्ट करता है, रेंट हमें देना है। भले हम देर से दे रहे हैं पर ये रेंट दे हम इसी अकाउंटिंग पीरियड का दे रहे हैं। मान लो कि अकाउंटिंग पीरियड मार्च में खत्म हो रहा है और ये रेंट भी मार्च का आउटस्टैंडिंग है, तो ये रेंट मार्च का ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम अप्रैल में दे रहे हैं तो वो अप्रैल का रेंट हो जाएगा, नहीं, वो मार्च का ही रेंट हम अप्रैल में देंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि जब वो चीज एग्जिस्ट करती है जिस डेट पे, उस डेट पे हम अकाउंट्स में मेंशन करेंगे, यानी ये आउटस्टैंडिंग रेंट हम अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मेंशन करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग रेंट मेंशन होगा, ये हमारे लायबिलिटी साइड में जाएगा बिकॉज दिस इज स्टिल अ लायबिलिटी। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, accrual concept. Fine. The next concept, है market price, ठीक, of asset is very high. Market price of asset is very high compared to book value. Compared to book value, directors wants to mention market price in accounts. Directors wants to mention मार्केट प्राइस इन अकाउंट्स। किसी एसेट का, जो एसेट खरीदा गया था उसका मार्केट प्राइस अभी बहुत हाई है, करंट टाइम में जब अकाउंट बन रहा है तो मार्केट प्राइस बहुत हाई है कंपेयर टू बुक वैल्यू। जो ओरिजिनल, बुक वैल्यू का मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था जिसपे खरीदा गया था, ठीक है, जो कॉस्ट था। अब डायरेक्टर्स जो है वो क्या चाहते हैं कि हम मार्केट प्राइस को ही अकाउंट्स में दिखाएं क्योंकि मार्केट प्राइस हाई है, ठीक है, तो हमारे एसेट का प्राइस हाई हो जाएगा भाई, हमारे अकाउंट्स में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स तो चाहते हैं कि हम मार्केट प्राइस पे दिखाएं, पर क्या हम दिखा सकते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि चाहे मार्केट प्राइस हाई हो या लो हो, आप बुक वैल्यू पे ही एसेट को दिखाओगे और वो भी एसेट में इस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद।
जो भी कॉस्ट होगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन की जाएगी। तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सिक्स प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व। आई होप देयर इज नो इशू। फाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। Seven. During the year the company purchased pencil of ₹50 which is still in use. Which is still in use. भाई साल में कंपनी ने 50 रुपए की पेंसिल खरीद ली, बहुत बड़ी चीज खरीद ली जो अभी भी यूज में है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे और क्या करेंगे? हम इस पेंसिल को जनरली क्या मानते हैं? स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी मानते हैं। तो हम इसको स्टेशनरी का खर्चा दिखा देंगे भाई, वो तो दिखाते ही हैं, हम सारे खर्चे मेंटेन करते हैं तो स्टेशनरी का खर्चा हम दिखा देंगे। लेकिन स्टिल इन यूज, अभी भी यूज हो रहा है वो। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। भाई 50 रुपए के पेंसिल से सच में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। वो चीज उस इतनी बड़ी कंपनी के लिए 50 रुपीज की पेंसिल कोई मटीरियल नहीं है। तो ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में आएगा और इसे हम सिंपल स्टेशनरी का खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे। दैट्स इट। और हम इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब नेक्स्ट 8 है कि डायरेक्टर्स वांटेड accounts to be prepared in LIFO method. Previously it has been done by FIFO method. ठीक है। डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं कि इस बार जो अकाउंट्स प्रिपेयर हो वो LIFO मेथड से प्रिपेयर हो। वो कौन से मेथड से प्रिपेयर हो? LIFO मेथड से। LIFO का मतलब क्या होता है? ये क्या नया नाम आ गया? ये इन्वेंटरी को वैल्यूएट करने का तरीका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो स्टॉक सबसे बाद में आया है उसे पहले निकालो, उसे पहले बेचो। और FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आया है उसे पहले बेचो, जो उसके बाद आया है उसे उसके बाद बेचो। ठीक है। तो डायरेक्टर्स चाहते हैं कि इस बार LIFO मेथड से अकाउंट्स बने, पहले FIFO से बनता आया है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक बार जिस मेथड से अकाउंट बनाया उसी मेथड से हर साल आपका अकाउंट बनेगा। तो ये जो आप चाहते हैं कि इस साल तो LIFO से बना गया, अगले साल FIFO से, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग। फाइन। अब नाइन, a debtor is likely to be an insolvent. कोई एक डेटर है कंपनी का। डेटर मतलब कंपनी जिससे पैसे लेगी, कंपनी ने जिसको उधार दे रखा है, कंपनी जिससे पैसे लेगी।
तो वो डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट होने के कगार पर है। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया होने के कगार पर है, उसके पास अब कुछ पैसे नहीं बचे हैं कि वो किसी को भी अपना उधार चुकता कर पाए। तो डेटर जो है वो ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट होने के कगार पर है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा और कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या था इसका मतलब? इस कॉन्सेप्ट का, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि भाई प्रॉफिट की तैयारी नहीं रखनी है। आया था ना पहले भी, प्रॉफिट की तैयारी नहीं रखनी है, लेकिन किसकी तैयारी रखनी है? लॉसेस की। लेकिन लॉसेस की तैयारी रखनी है। तो अब जो ये लॉस होने वाला है इसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेटर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेटर्स। ठीक, तो इनके लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेंगे कि ये दिवालिया होने वाला है, ये पैसे नहीं दे सकते, ये पैसे हमारे डूब सकते हैं, ये लॉस हमें हो सकता है। ये हम पहले से इसका प्रोविजन बना लेंगे। फाइन। तो ये दिस वाज द इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। फाइन, थैंक यू सो मच।